नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल जोशी दूरदर्शन उत्तराखंड में आपके साथ एक संवाद के लिए जुड़ रहा हूं। आज देश दुनिया का जो सबसे बड़ा विषय है और जो अभी तक किसी भी रूप में थमा नहीं है, कोरोना कोविड-19। इस दौरान जो सबसे बड़ी बहस और चिंता और व्यथा दुनिया भर की रही, वो इसी बात को लेकर रही है कि किस हद तक इस कोरोना ने दुनिया में एक ऐसा भयभीत करने वाला माहौल तैयार किया और जीवन से जुड़े हुए तमाम सवाल भी साथ में खड़े हो गए। ऐसे में शायद सबसे बड़ी बहस दुनिया में अगर हुई तो इसी बात को लेकर भी कि हम अपने आप को कितना सुरक्षित रख सकते हैं, और स्वास्थ्य के सवाल कई तरह से हमारे बीच में उठे। और शायद हमारे शास्त्रों में भी ये बड़ा इंगित है, बड़ा साफ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर से ही तमाम कार्य होंगे। और शायद इसलिए भी जरूरी था कि इस कोरोना काल में ही सब कुछ थम गया। हमारी तमाम तरह के विकास के नारे और हमारी सुविधाएं जो कि हमने जुटा रखी थी, वो एक एक करके सब धाराशायी हो गई। और हम इतने असहाय से हो गए कि सरकार हो या समाज हो, समूह हो, व्यक्ति हो, एक भय में उसने जीना शुरू कर दिया। ऐसे में बड़े सवाल इस रूप में भी खड़े होते हैं कि आने वाले समय में, और ये जो सबक कोरोना से हमने इस बीच में लिया है, हमारे आने वाली समय में हमारी रणनीतियां क्या होनी चाहिए, हमें ऐसे कौन से रास्ते तैयार करने होंगे ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और एक बड़ा नारा कि स्वास्थ्य सुरक्षा, हेल्थ सिक्योरिटी का कहीं चर्चा की बड़ी आवश्यकता महसूस की जाती है। ऐसा भी समझ में आना चाहिए हमारे बीच में कि हम उस देश से जुड़े हैं जहां हमेशा परंपराओं से, प्रकृति से जुड़ाव रहा, हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति रही हैं, जिन्होंने आज इस कोरोना काल में दुनिया में एक बड़ी जगह भी बनाई और परचम भी लहराया है। क्योंकि ये भी आप सब जानते हैं कि दुनिया में एक बड़ी बहस फूड को लेके भी, भोजन को लेके भी, और ये विशेषज्ञों का भी मानना है कि हमारा देश दुनिया की तुलना में फिर भी बेहतर रहा। वो इसलिए कि जहां मोर्टेलिटी रेट, संक्रमण वो एक हिस्सा था, लेकिन मोर्टेलिटी रेट में हम दुनिया से बहुत पीछे रहे और कहीं प्रतिरोधक क्षमता में हम बहुत बेहतर रहे। इस संवाद की आज देश और दुनिया को बड़ी आवश्यकता है। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य और हिमालय का हिस्सा है जहां परंपराओं का बड़ा सम्मान है। यहां चरक ऋषि से हमारा रिश्ता रहा है, हमारी जड़ें रही हैं। ऐसे में एक इस तरह का संवाद शायद आने वाले समय में एक रणनीति तैयार करेगा। और जो एक सुरक्षा है, स्वास्थ्य की सुरक्षा, उस पर चर्चाओं का भी समय है। और इस चर्चा के में मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर सुनील जोशी, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, और जिनकी अपनी ख्याति मात्र इस रूप में ही नहीं है कि वे कुलपति हैं, बल्कि उनके बड़े लंबे अनुभव समाज के हैं। मर्म चिकित्सा, जिससे उनका नाम देश दुनिया में जाना जाता है, उसके लिए पहचाने जाते हैं। और स्वयं एक वैद्य के रूप में भी, और नई पद्धति जो भी तमाम हमारी चिकित्साओं की है उसकी भली भांति जानकारी रखते हैं, वे हमारे साथ हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं इस कार्य के लिए, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं इस उपस्थिति के लिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक युवा वैद्य शिखा प्रकाश भी हैं। और युवा वैद्य शिखा प्रकाश आज एक लंबे अनुभव, करीब लगभग 1 दशक से वो समाज के, गांव के और सभी स्तर के लोगों के साथ जुड़कर उस चिकित्सा को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है, जिससे इस देश का दुनिया में बड़ा सम्मान है। और उनका एक अनोखापन और भी है, वह अपनी चिकित्सा के दौरान 1-2 मरीज को बिना किसी भी
उनसे फीस नहीं लेती, बल्कि उनको एक कड़ी बनाती हैं, ताकि वो जो कुछ भी उनको देती हैं वो कड़ी अपने पक्ष में वो दो औरों को भी जोड़ेंगे, और एक चेन उन्होंने स्थापित की है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं इस संवाद में। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे, आप हमेशा से स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति बड़े गंभीर रहे हैं। सवाल कुछ इससे जुड़े हैं कि आपको क्या लगता है कोरोना काल ने जो कुछ भी हमको बताया और सिखाया, और अब सवाल जिस तरह से है कि जब सरकारें भी थक जाती हैं कि संख्या जब ज्यादा मरीजों की होती है, अंततः वो कौन सी निर्भरता है, वो कौन सी स्वास्थ्य सुरक्षा है जिसको लेकर के हमें गंभीर होना चाहिए। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कोरोना है एक ये वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने है, और इसमें निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आज चिकित्सा जो विज्ञान है उसकी जो सीमाएं हैं उसकी तरफ इसने इंगित किया है। हम पूरा 5 महीने का ये काल देखें कोरोना का, तो उसमें कहीं लगता है कि हम लोग वैज्ञानिक रूप से, यदि जो चिकित्सा विज्ञान के रूप में हम कहीं, हमारी बहुत छोटी सीमाएं हैं और हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि यदि हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को करें तो कि जो आज वर्तमान में चिकित्सा पद्धतियां वो उसको पूरा नहीं करती। लेकिन यदि हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमें अपनी वैदिक विधाओं की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ, अपने खान पान की तरफ, अपने रहन सहन की तरफ और अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या की तरफ ध्यान करना होगा। जैसा अभी आपने उल्लेख किया कि जो फूड की, ये भोजन की चर्चा है वो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, और जब तक हम इसके विषय में नहीं सोचेंगे कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, और जैसी आपकी सोच है कि भाई जो हमारा भोजन होना चाहिए वो हमारे अपने संसाधनों से, अपने परिवेश में, अपने आसपास और हमारी आवश्यकता के अनुसार वो भोजन यदि हम लोग लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। आज 2 तरह की विचारधाराएं कोरोना के काल में है। एक तो हम लोग वैक्सीन की खोज कर रहे हैं कि कैसे हम इस रोग को ठीक कर सकें, और कैसे कौन सी दवाई, हम पता नहीं कैसे कौन सी दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे कि हम कोरोना जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकें। और एक जो दूसरा कंसेप्ट है, वो जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, विशेष रूप से आयुर्वेद के पक्ष से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला कंसेप्ट कहते हैं। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला कंसेप्ट है वही मुख्य रूप से कंसेप्ट है। हम और आप जानते हैं कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया होता है उसके स्ट्रेन चेंज हो जाते हैं और म्यूटेशन होने लगती है। तो यदि हम किसी एक स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया की चर्चा करते हैं कोरोना के संदर्भ में या कोविड के संदर्भ की बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक तरह का जो उसका वेरिएंट है उसके लिए जो यदि आपने कोई वैक्सीन बना लिया तो वो अगले किसी वेरिएंट के लिए भी उपादेय होगा। तो लेकिन एक चीज़ जो उपादेय हो सकती है वो निश्चित रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से और हमारी परंपरा और ये मर्म चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं। यदि हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना, जो हमारा एक तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये था कि 2001 तक अल्मा-अटा डिक्लेरेशन कि हम सबके लिए स्वास्थ्य उपलब्ध करा सकें, तो बिना अतिरिक्त संसाधनों के लिए यदि हमें सबके लिए स्वास्थ्य देना है तो हमें अपनी परंपराओं से, अपने आयुर्वेद से, अपने योग से, अपने मर्म चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। मेरा ये कहना। बहुत डॉक्टर साहब आपने बहुत बात कही। शिखा प्रकाश वैद्य जी, आपके अपने अनुभव व्यवहारिक भी हैं, आपने लोगों के साथ इस समय इस पूरे काल में भय भी आया और लोगों ने बहुत तरह से दाएं बाएं से भयभीत रहे कि ये कोरोना तो नहीं हुआ, लेकिन आपके फिर भी क्या अनुभव है इस बात को लेकर के? आपको क्या लगता है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा एक मुद्दा है, और मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद अगर सबसे बड़ी चुनौती होगी तो ये होगी कि हम अपने भीतर, अपने चारों तरफ कैसे जुटाएं। आपका क्या इस बारे में सोचना? जी, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोरोना का समय शुरू हुआ तो जितने लोग थे, जैसे कि आपने सही बोला, एक भय का वातावरण बन गया। इसके 2 फायदे हुए। पहला तो ये कि हम लोगों ने ये जानना शुरू किया कि हमारा स्वास्थ्य हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। तो हम लोग भाग दौड़ रहे थे, हम लोग काम के लिए उत्साहित थे, सफ़र कर रहे थे, सब कुछ में हम एक भागम भागी चल रही थी हमारी जीवन शैली में। लेकिन जब कोरोना आया तो पूरा जैसे कि संसार थम गया, तो लोगों ने सोचा कि हाँ, हम लोग को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और मेरे को लगता है कि सबसे ज़रूरी हमारे लिए हमारा करियर है, हमको ये अचीव करना है, तो हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन जब हम कोरोना के समय में रुके, हमने सोचा कि हाँ, कुछ ही दुकानें खुली हुई थी,
कुछ ही चीज़ें हमें मौसम के अनुसार मिल रहे थे, तो ये कुछ और नहीं था। ये हमारा जो आयुर्वेद में लिखा हुआ दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, मौसम के अनुसार खाना है, वो वही पद्धतियों की चीज़ें थी और उन्हीं को लोगों ने अपनाया। तो जब लॉकडाउन भी हुआ तो सरकार ने क्या किया, उन चीज़ों को बंद किया जिनकी हमें रोज़ाना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ असेंशियल कमोडिटीज़ को ओपन रखा। और उसी में आया, हमारी डेयरी आई, हमारी सब्जी की दुकानें आई, हमारे आसपास की छोटी छोटी दुकानें आई। अभी क्या हो गया कि घर में अगर खाना खाने का भी एक सिस्टम खत्म होता चला गया, हम रोज़ ही सोचते हैं कि हम बाहर खाना खाएं। तो बहुत तरीके से ये एक जागरूकता लेकर आई कि हम लोग को अपने स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना चाहिए। तो हेल्थ सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा विषय है, एक बहुत ज़रूरी अभियान है जो हम सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो हालांकि जब कोरोना हमारे देश में जब दस्तक दी तो उसका जो स्ट्रेन है, हम बोलेंगे कि उसकी जो इंटेंसिटी थी कम हो गई, मोर्टालिटी भी कम होती गई, लोगों में इन्फेक्शन हुआ लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा थे। तो ये समझ आया कि हाँ वो इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जो अवेयरनेस की गई कि हाँ हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद में लिखी हुई जो पद्धतियाँ हैं कि हमारा दिनचर्या, जैसे कि सर ने बोला, डेली अच्छा रूटीन हमारा फॉलो करना, समय पे उठना, समय पे सोना, व्यायाम करना, मौसम के अनुसार खाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ कई जो हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं या कुछ स्पाइसेस हैं, जैसे कि सबने वापस सोचा कि हाँ हमें हल्दी खाना चाहिए, हमें हल्दी दूध पीना चाहिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। ये कोई नई चीज़ हम लोग के लिए नहीं थी। पहले भी अगर चोट लगती थी तो हम ऑटोमेटिकली हल्दी का दूध पी लेते थे, लेकिन एक टाइम अब ऐसा आया बीच में कि हल्की सी हमें चोट लगी नहीं और हमने एक पेन किलर खा लिया। तो लेकिन कोरोना ने हम सबको ये चीज़ वापस याद दिलाई कि हाँ हमारा जो पुराना कल्चर है, हमारा जो पुराना ट्रेडिशन है, वो आज भी वैलिड है और इसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद बोलता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, पहले स्वास्थ्य व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो हेल्थ सिक्योरिटी का जो नारा है, इसे हम अपने समाज की, हमारा जो रूरल सेटअप है, हमारा जो अर्बन सेटअप है, इस सभी में अपने स्वास्थ्य का जो है परचम, इसको आगे लेके जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात शिखा जी आपने ये बोली है कि इसमें तो कोई बड़ा स्पष्ट हुआ है इस बार कोरोना काल के दौरान कि पहली बार, चाहे वो युवा हो चाहे कोई हो, वो स्वास्थ्य के बारे में जिस तरह से हम बेपरवाह हो चुके थे, नकार लेते थे, उसके बारे में पहली बार में बड़ी गंभीर, और अपने ही देश नहीं सारी दुनिया में एक अलग पर। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अपना देश जो तमाम तरह के पौराणिक पारंपरिक चिकित्साओं से जुड़ा है, प्रकृति का हिस्सा है, हमारे यहाँ प्रकृति का बहुत बड़ा स्थान है और हर प्रकृति ने हर स्थान के लिए सब कुछ तय कर रखा है। अब ऐसे में 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हमको सामूहिक रूप से सोचना चाहिए। एक, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जो हमारा एक परंपरागत वैद्य जो तरीके थे वो कहीं ना कहीं खत्म भी हो गए और बहुत से कारणों से लचर भी पड़ गए। हमारा आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा शक्ति के रूप में दुनिया में अगर कोई बड़ी चीज बना सकता है कि मेरा स्थान, मेरा परिवेश, मेरी दवा, मेरी बीमारी, मेरा सब कुछ, हम उसी परिवेश में सब कुछ तय कर सकते हैं। तो इसके लिए ये खाद, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से जो स्वास्थ्य सुरक्षा मानता हूं, इसमें जानकारियों के तौर तरीके और रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि दूर दराज का कोई भी व्यक्ति, महिला, बच्चा हो, उस तक पहुंचने के क्या रास्ते होने चाहिए और उसके लिए उसे भटकना ना पड़े, वो अपने ही परिवेश में सब कुछ खोजे। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक कुलपति के रूप में अभी स्थान लिया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हेल्थ सिक्योरिटी जो एक बड़े नारे के रूप में देश दुनिया को एक बड़ा भी ध्यान खींचेगा, आप क्या समझते हैं कि हमारे क्या रास्ते होने चाहिए ताकि हम सब तक पहुंच सकें बड़ी सरलता के साथ? जैसा कि ये आपका और हम सभी का ये अभियान है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे कई अधिकार होते हैं जो नेचुरल हमारे अधिकार हैं, जैसे हमें पानी का अधिकार है, इसी ढंग से प्रकाश का अधिकार है, सूर्य सबके लिए, ऐसे ही स्वास्थ्य भी सबके लिए है और ये सुरक्षा हमारा जो विज्ञान है हमको देता है। सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना कोई कठिन कार्य नहीं है और सिर्फ हमको अपनी एक रणनीति, जैसे आपने कहा कि रणनीति बनानी है, उसमें सिर्फ सरकार ही नहीं पार्ट प्ले कर सकती, उसमें सभी जितने भी हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी इससे हेल्थ से संबंधित लोग हैं और जिनको समाज की चिंता है, ऐसे लोगों का सरोकार इससे जोड़ना होगा। और मैं समझता हूँ कि
एक अभियान के रूप में हम इसको चला सकते हैं और एक मॉडल के रूप में किसी ग्राम से या कोई गांव सभा से उसको शुरुआत की जा सकती है। और उन सारे परिवारों को हम लोग अपने से जोड़कर और अपनी टीम से जोड़कर, जो इस चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं और ये जैसे स्वयंसेवी संगठन है, उनसे जुड़े हुए लोगों से हम उनको जोड़ सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं और उनको इनके विषय में अवेयरनेस कि जैसे कि स्वास्थ्य के संबंधित अब ऋतु के हिसाब से अब कौन सी बीमारी आएगी, जैसे अब हम इंतजार कर रहे हैं, डेंगू का इंतजार कर रहे हैं, एक कैलेंडर है जैसे डिजीज का कैलेंडर भी होता है। तो यदि हम पुराने कैलेंडर की बात करें तो हमारे यहाँ ऋतु के हिसाब से लिखा है कि भाई इस ऋतु में ये दोष प्रकोपित होगा तो ये बीमारी होगी, ये होगा। उससे पहले तो हमारी ये परंपरा में था कि अब हमें इस समय क्या खाना है। जैसे आपने देखा होगा कि संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है, उस समय तिल, गुड़ और इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब ठंड की बीमारियां होने वाली हैं। तो उससे हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे और हम लोग निरोगी रह सकें। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी परंपराएं, हमारा खान पान, हमारी जितने भी उत्सव हैं, वो हमारी इस ट्रेडिशन से जुड़े थे, जो कि कहीं ना कहीं हमको स्वास्थ्य लाभ देते थे। और हमारी जो आप कहते हैं, जैसे आपका बार बार ये कहना, आपका ये अभियान है कि जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, उससे जुड़े हुए ये सारे के सारे मूलभूत प्रश्न थे, हम कहीं ना कहीं उससे पिछड़ गए हैं, भूल गए हैं, अपनी परंपराओं को भूल गए। हमें वापस अपने लोगों को उस तक लाना है। मैं समझता हूं कि कोरोना का काल निश्चित रूप से इनके उद्भव का एक काल होगा। बिल्कुल। और ऐसा आप ये समझिए, मैं एक उदाहरण देता हूं कि अभी जितनी भी हमने ये मेडिकल सिस्टम को डेवलप किया है, ये कहीं ना कहीं एक मतलब व्यक्ति आधारित नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा एक व्यापारिक दृष्टिकोण होता है। लेकिन जितनी भी हमारी परंपराएं, चाहे योग है, चाहे मर्म है, चाहे आयुर्वेद है, वो व्यक्ति परक है। व्यक्ति का लाभ हो तो उससे सारी की सारी चीजें, जब हम व्यक्ति का लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, देश का लाभ होगा। तो यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है तो निश्चित रूप से हमें अपनी परंपराओं को तक आना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात बोली है कि, और मेरे को भी लगता है कि पहली बार दुनिया में जब चिंता अपने अपने शरीर की हुई जी, तो शायद मुझे लगता है कि कोई भी गांव संगठन, क्योंकि आज भी कोरोना के कारण लोग किसी को गांव में नहीं घुसने दे रहे, वो चेतना है, बीमार नहीं पड़ना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये अवसर है कि सबका जुड़ने के, चाहे स्वैच्छिक संगठन है, चाहे गांव है, चाहे कोई, सब इसमें जुड़ने के लिए स्वतः ही तैयार होंगे और उनको सिर्फ इशारे देने होंगे कि उनके ही गांव में उनकी तमाम तरह की व्याधियों की भी इलाज वहीं पर उपलब्ध है। शिखा जी, क्योंकि आप कुछ गांव में शुरुआत करने जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि हम इस स्वास्थ्य सुरक्षा के किन आयामों पर ज़्यादा गंभीर हों? कोरोना के काल में, जैसे मैंने बोला, हम सभी के लाइफ में ठहराव आया, तो मेरे स्वयं की लाइफ में बहुत ठहराव आया और मुझे मौका मिला कुछ गाँव में जाने का, जहाँ मैंने देखा कि गांव के लोग कितना ज़्यादा हमारे जो आजकल हम बोले वेस्टर्न जो कल्चर है उससे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे लोग बाहर खाते हैं या शहरों में खाते हैं, शायद वही खाना का सही तरीका है। तो वो लोग खेती करते हैं, शायद मंडवा उगा रहे हैं, चौलाई उगा रहे हैं, वो सब तो वो बाहर वालों को दे देते हैं कि चलो इसको ऑर्गेनिक के नाम पे बेच लिया या वैसे इसका आगे बिजनेस हो गया। लेकिन वो खुद क्या खा रहे हैं? वो खुद चिप्स खा रहे हैं। हमें बुरास का जूस पिलाएंगे या बेचेंगे, लेकिन खुद वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित थी कि ये क्या है, मतलब एक रिवर्स हो जा रहा है। और जब मैंने वहाँ जाके बात किया, मैंने बोला कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो सभी महिलाएं मेरे पास आके बैठ गई कि किसी को कोई दर्द की प्रॉब्लम है, कुछ अपनी दवाइयों की मतलब पोटलियाँ ले आई। तो मैंने देखा कि हर कोई मतलब कई तरीके के पेन किलर्स खा रहा है। और ये मतलब मुझे काफ़ी इससे पीड़ा हुई कि कैसे जो लोगों पे मतलब डॉक्टर का एक्सेस नहीं है या वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो लोग इतनी तरीके की दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, ना तो उनका किसी तरीके का हम बोल सकते कोई रोग का डायग्नोसिस हो पा रहा है और वो सिम्टोमेटिक चिकित्सा की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बल्कि हम लोग की जो ट्रेडिशन में, हम लोग का आयुर्वेद शास्त्र भी बोलता है कि कई तरीके के अगर हम अपने समाधान अपने खान पान में करें या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ जो हमारे घरों में ही उगाई जाती हैं उनका उपयोग हम करें, तो कई चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि जो आज शहर का जो इंसान है वो काफ़ी एजुकेटेड है, उसके पास कई माध्यम हैं जिससे वो कि अपने आप को समझ सकता है। अगर इसको हम जैसे आज इस तरह के कार्यक्रम का भी उसके पास एक्सेस है, वो पढ़ लिख सकता है। लेकिन जब हम रूरल सेटअप में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है, उनको इतना ज्ञान नहीं है। उनको लगता है कि शायद हम जो ये खा रहे हैं, शायद हम चौलाई जो खा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा। लेकिन अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर औरतों में अनीमिया बहुत पाया जाता है, खून की बेहद कमी पाई जाती है। और मेरे ख्याल से अगर उसी को हम ठीक करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी और इसको हम छोटी छोटी चीज़ों को हम करेक्ट कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि आप अगर सामूहिक रूप से हम इस बात पर निश्चित रूप से पहुंचते हैं कि जहां एक तरफ ये बात एकदम स्पष्ट है कि सभी लोग आज स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और हमको इसी का दूसरा बड़ा लाभ कि चाहे वो इकोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, रोजगार, हमारे इन तमाम तरह की परंपराओं, आयुर्वेद, पौध, फूड सिस्टम्स के बेहतर बदलाव के साथ अगर हम एक खाद्य सुरक्षा, हेल्थ की जो सिक्योरिटी है और खाद्य सुरक्षा, इन दोनों को जोड़ते हुए चलेंगे तो स्पष्ट है कि हम आने वाले समय में एक ऐसा प्रयोग कर पाएंगे। और मुझे लगता है अगर आप इसको स्वीकारेंगे कि हमें कुछ गांव को जी सेलेक्ट करते हुए जो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में हो, वहाँ की जड़ी बूटी अलग होंगी, वहाँ का अनाज अलग होगा, उनका व्यवहार अलग होगा, समाधान उस तरह से जुड़ेंगे तो उनके साथ और क्या बीमारियां वहाँ हैं, उनको किससे जड़ी बूटी से कितनी मैच होती हैं, कितनी बाहर से आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा का एक ढांचा तैयार किया जा सकता है। और क्योंकि आप के सबसे बड़े अनुभव हैं स्वैच्छिक संगठनों के रूप से, हम लोग जो पूरा एक हमारा नेटवर्क है और वो भी स्वयं भी अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयंसेवी भी चिंतित हैं समाज के साथ ही। तो मुझे लगता है कि और शिखा वैद्य जैसे युवा और उनका अपना नेटवर्क अगर सामूहिक रूप से कुछ प्रयोगों के साथ, जिसको कि हम वैज्ञानिक रूप से उस हिस्से को भी वैलिडेट करें और कर पाएं कि क्या आने वाले समय में जिस मॉडल को सरकार, देश और दुनिया देख सके, जी ऐसे सुरक्षा का मुझे लगता है स्वास्थ्य सुरक्षा का हमें ढांचा अगर तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रयोग होगा। आप कोई अंत में कोई एक बात अपने तरह से कहना चाहेंगे और एक एक बात के लिए अगर आप कर पाएंगे तो बताएं। देखिए, कोरोना काल के अलावा भी हम ये कहते हैं कि जो शरीर है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी का मुख्य जो मूल है वो आरोग्य है। तो आरोग्य की प्राप्ति के लिए जो भी कुछ करना है उसको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिपरक हो चाहे समुदाय परक हो। और समुदाय परक कार्य तभी होता है जब सबका सहयोग उसमें मिले। मैं समझता हूँ कि सबके सहयोग से हम इसको कर सकेंगे। बोलिए आप। और मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि कोरोना काल ने जितना हम लोग के अंदर नकारात्मकता लाई है, मेरे ख्याल से इसमें कितनी हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ें और इसको हम ये समझें कि ये एक अच्छा समय है जिसने हमें याद दिलाया है कि अगर शरीर है, जान है तो जहान है। और इसके लिए कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं करना है, हम आपको अपने भोजन पे ध्यान देना है, अपना व्यायाम ढंग से करना है, अच्छी नींद लेनी है और सबसे ज़रूरी अपना जो मानसिक जो हमारी हेल्थ है उस पर ध्यान देना है। तो शरीर और मन दोनों की सुरक्षा, दोनों को खुश रखना, स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस बात के लिए मैं कोरोना का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, आपका कहना यह है जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, जान भी चाहिए तो जहान भी चाहिए। आप दोनों लोगों की आज उपस्थिति और ये चर्चा जो स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर है, मेरा पूरा विश्वास है व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, गांव से जुड़ने के कई कारणों को जिनसे हम जुड़ते हैं, ये शायद एक नया आयाम तय करेगा। और जैसे कि कुलपति महोदय ने भी कहा है और हम सब लोगों ने एक बड़ा निर्णय के रूप में कि इसको एक अभियान के रूप में करते हुए एक बड़ी बैठक का आयोजन जिसमें तमाम तरह के लोग, स्टेक होल्डर एकत्रित होंगे, बड़े निर्णय की तरफ जाएंगे, तो शायद हम एक प्रयोग करेंगे तो देश दुनिया देख सके। मैं आप दोनों लोगों का दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से और व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं इसकी उपस्थिति के लिए। नमस्कार। आज हम लोगों ने एक संवाद जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ऊपर किया, इसके लिए आप लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में फिर हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं समाज के साथ जुड़कर नए स्तंभ भी तय करती हैं। मैं अनिल प्रकाश जोशी दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।